नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज हम बीए चतुर्थ सेमेस्टर के लिए हिंदी अनुवाद का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। आइए बिना देर किए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अनुवाद का वर्गीकरण कितने आधार पर किया है? ए 3 आधार पर, बी 4 आधार पर, सी 5 आधार पर और डी है 6 आधार पर। आपका सही उत्तर है बी यानी 4 आधार पर। यानी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अनुवाद का वर्गीकरण कुल 4 आधार पर किया हुआ है। पहला है गद्य पद्य के आधार पर, दूसरा है साहित्यिक विधा के आधार पर, तीसरा है विषय के आधार पर और चौथा है प्रकृति के आधार पर। इन्हीं चारों आधारों पर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अनुवाद का वर्गीकरण किया है। अगला प्रश्न है, किसी काव्य रचना का गद्य पद्य या मुक्त छंद में अनुवाद कहलाता है। यानी किसी काव्य रचना का अगर गद्य में अनुवाद होता है या पद्य में अनुवाद होता है या पद्य के मुक्त छंद में अनुवाद होता है तो उसे क्या कहा जाएगा? ए गद्यानुवाद, बी पद्यानुवाद, सी काव्यानुवाद और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है सी यानी काव्यानुवाद। यानी किसी काव्य रचना का चाहे किसी विधा में अनुवाद हो, गद्य में हो, पद्य में हो या मुक्त छंद में हो, काव्यानुवाद कही जाएगी। अगला प्रश्न है, स्रोत ग्रंथ के शैली, कहावतों तथा देशीय उपमानों से स्वतंत्र होकर किया जाने वाला अनुवाद क्या कहलाता है? यानी स्रोत ग्रंथ के न तो शैली को ध्यान में दिया जाए, न ही कहावतों को ध्यान में रखा जाए, न ही स्रोत ग्रंथ में प्रयोग किया जाने वाले देशी उपमानों को ध्यान में रखा जाए। इन सभी चीजों से जो स्वतंत्र होकर अनुवाद किया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा? ए मूलबंध अनुवाद, बी मूल मुक्त अनुवाद, सी छायानुवाद, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी मूल मुक्त अनुवाद। यानी स्रोत ग्रंथ के शैली, कहावतों तथा उपमानों से स्वतंत्र होकर जो अनुवाद किया जाएगा उसे मूल मुक्त अनुवाद कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद के वर्गीकरण का आधार है? यानी भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद के वर्गीकरण का आधार निम्नलिखित में से क्या है? ए गद्यत्व पद्यत्व, बी है साहित्यिक विधा, सी है विषय और डी है उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। दोस्तों, भोलानाथ तिवारी ने कुल 4 आधार पर अनुवाद का वर्गीकरण किया है। पहला है गद्यत्व पद्यवत, दूसरा है साहित्यिक विधा, तीसरा है विषय और चौथा है प्रकृति। अगला प्रश्न है, गद्य पद्य के आधार पर अनुवाद का भेद है। यानी गद्य पद्य के आधार पर इसमें से अनुवाद का कौन भेद है? ए गद्यानुवाद, बी पद्यानुवाद, सी मुक्त छंदानुवाद, डी है उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। यानी गद्यानुवाद, पद्यानुवाद और मुक्त छंदानुवाद ये तीनों जो है गद्य पद्य के आधार पर अनुवाद के भेद हैं। अगला प्रश्न है, जब अनुवाद में मूल शब्द, वाक्य आदि पर ध्यान न देकर केवल भाव या विचार पर ध्यान दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? यानी अनुवाद में मूल शब्द पर ध्यान नहीं दिया जाता है, वाक्य पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है, केवल किस पर ध्यान दिया जाता है? भाव पर या विचार पर। ऐसे अनुवाद को क्या कहते हैं? ए भावानुवाद, बी सारानुवाद, सी छायानुवाद और डी है शब्दानुवाद। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी भावानुवाद। यानी अनुवाद में जब केवल भाव, विचार या संदेश पर ध्यान दिया जाता है तो उसे भावानुवाद कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भावानुवाद का लाभ क्या है? ये है लक्ष्य भाषा में स्रोत भाषा की गंध नहीं आ पाती। यानी जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उस भाषा में स्रोत भाषा की गंध नहीं आ पाती है। बी है अनुवाद मूल का यंत्रवत अनुसरण नहीं रह जाता है। यानी मूल ग्रंथ का मशीनी अनुवाद नहीं हो पाता है भावानुवाद में। सी है मौलिक रचना जैसा सहज प्रवाह है। यानी भावानुवाद में मौलिक रचना जैसा सहज प्रवाह हो जाता है। डी है उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। यानी भावानुवाद के ये तीनों लाभ होते हैं। न तो लक्ष्य भाषा में स्रोत भाषा की गंध आ पाती है, न ही अनुवाद मूल का यंत्रवत अनुसरण होता है,
और भावानुवाद जो होती है मौलिक रचना जैसा सहज और प्रवाहमान हो जाती है। अगला प्रश्न है, स्रोत ग्रंथ के मूल बातों का मूल मुक्त अनुवाद क्या कहलाता है? ए भावानुवाद, बी सारानुवाद, सी छायानुवाद और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी सारानुवाद। यानी जब स्रोत ग्रंथ के मूल बातों का मूल मुक्त अनुवाद किया जाए। मूल मुक्त अनुवाद का मतलब दोस्तों होता है स्रोत ग्रंथ के न तो अभिव्यक्ति शैली को ध्यान में रखा जाए, न उसके अलंकारों को ध्यान में रखा जाए, न उसके उपमाओं को ध्यान में रखा जाए, यानी इन सभी चीजों से जब स्वतंत्र होकर अनुवाद किया जाएगा तो उसे मूल मुक्त अनुवाद कहा जाएगा। और जब मूल बातों का मूल मुक्त होकर अनुवाद किया जाएगा तो उसे सारा अनुवाद कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, जब मूल का व्याख्या के साथ अनुवाद होता है तो उसे क्या कहते हैं? यानी कोई मूल ग्रंथ है, उसका अनुवाद हम व्याख्या के साथ करें तो क्या कहा जाएगा? ए व्याख्यानुवाद, बी शब्दानुवाद, सी पाठानुवाद और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी व्याख्यानुवाद। यानी मूल का व्याख्या के साथ जब अनुवाद किया जाएगा तो उसे व्याख्यानुवाद कहा जाएगा। जैसे गीता संस्कृत में लिखी गई है, उसका हिंदी में व्याख्या के साथ अनुवाद किया गया है तो उसे व्याख्यानुवाद कहा जाएगा। दोस्तों व्याख्यानुवाद को टीका अनुवाद या भाष्यानुवाद कहते हैं। टीका अनुवाद या भाष्यानुवाद कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवाद शब्द का पर्याय है? यानी अनुवाद शब्द का पर्याय निम्नलिखित में से कौन सा है? ये भाषांतर, बी उल्था, सी है तर्जुमा, डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है डी यानी उपर्युक्त सभी। यानी ऊपर के जो तीनों शब्द हैं भाषांतर, उल्था और तर्जुमा, ये सभी अनुवाद के पर्याय हैं। अगला प्रश्न है, जब अनुवादक अपनी सुविधा एवं रुचि के अनुसार मूल को लक्ष्य भाषा में परिवर्तित कर देता है तो उसे क्या कहते हैं? यानी अनुवादक अपनी सुविधा के और रुचि के अनुसार मूल ग्रंथ को लक्ष्य भाषा में परिवर्तित कर रहा है। इस प्रकार से अपनी रुचि के अनुसार, यानी अपनी रुचि के अनुसार अनुवादक मूल ग्रंथ को घटा सकता है, मूल ग्रंथ को बढ़ा सकता है। मूल ग्रंथ यदि कहानी है तो उसे उपन्यास कर सकता है, उपन्यास है तो उसे नाटक कर सकता है। यानी अनुवादक अपनी सुविधा के अनुसार मूल ग्रंथ को लक्ष्य भाषा में परिवर्तित कर रहा है तो ऐसे अनुवाद को क्या कहते हैं? ए वार्तानुवाद, बी रूपांतरण, सी पाठानुवाद, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी यानी रूपांतरण। यानी अनुवादक जब अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार अनुवाद करता है लक्ष्य भाषा में तो उसे रूपांतरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, दुभाषीय द्वारा किया जाने वाला अनुवाद क्या कहलाता है? ए सारानुवाद, बी वार्तानुवाद, सी है रूपानुवाद, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी यानी वार्तानुवाद। यहाँ दोस्तों वार्तानुवाद न होकर के वार्तानुवाद है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी वार्तानुवाद। यानी दोस्तों दुभाषिया जो अनुवाद करता है उसे हम कहते हैं वार्तानुवाद। अगला प्रश्न है, कैटफोर्ड ने अनुवाद को निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किया है? ए पाठ विस्तार के आधार पर, बी भाषा स्तर के आधार पर, सी श्रेणी के आधार पर और डी है उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। यानी कैटफोर्ड ने ऊपर के तीनों आधारों पर अनुवाद का वर्गीकरण किया है, पाठ विस्तार के आधार पर, भाषा स्तर के आधार पर और श्रेणी के आधार पर। इन्हीं तीनों आधारों पर कैटफोर्ड ने अनुवाद का वर्गीकरण किया है। अगला प्रश्न है, अनुवाद की प्रकृति के आधार पर अनुवाद का भेद है। ए मूलनिष्ठ अनुवाद, बी है मूल मुक्त अनुवाद, सी है दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी दोनों। यानी अनुवाद की प्रकृति के आधार पर मूलनिष्ठ अनुवाद और मूल मुक्त अनुवाद दोनों भेद हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन साहित्यिक विधा के आधार पर अनुवाद का प्रकार नहीं है? यानी साहित्यिक विधा के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अनुवाद का प्रकार नहीं है? ए काव्यानुवाद, बी नाटकानुवाद, सी कथानुवाद और डी है गद्यानुवाद। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी गद्यानुवाद।
ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है दोस्तों वो किसी न किसी साहित्यिक विधा पर आधारित हैं। काव्यानुवाद कविता पर आधारित है, नाटकानुवाद नाटक पे आधारित है, कथानुवाद उपन्यास और कहानी पे आधारित है, लेकिन गद्यानुवाद किसी विधा पर आधारित नहीं है। और यहाँ प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन साहित्यिक विधा के आधार पर अनुवाद का वर्गीकरण नहीं है, यानी आपका सही उत्तर हो गया गद्यानुवाद। अगला प्रश्न है, एक ही भाषा के अंतर्गत किया जाने वाला अनुवाद क्या कहलाता है? ए अंतःभाषिक अनुवाद, बी अंतर्भाषिक अनुवाद, सी है दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी अंतःभाषिक अनुवाद। यानी जब हम एक ही भाषा के अंतर्गत अनुवाद करते हैं तो उसे हम अंतःभाषिक अनुवाद कहते हैं। जैसे यदि हम उपन्यास का अनुवाद करके कहानी कर दें, उपन्यास का अनुवाद हम कहानी के रूप में कर दें, या कविता का अनुवाद हम गद्य के रूप में एक ही भाषा में कर दें तो उसे हम अंतःभाषिक अनुवाद कहेंगे। अगला प्रश्न है, जब मूल पाठ का संप्रेष्य अनुदित पाठ में हो जाए तो वह क्या कहलाता है? यानी जिस प्रकार से मूल पाठ हो, मूल पाठ में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया हो, जिस प्रकार की अभिव्यक्ति शैली हो, जिस प्रकार का अलंकार हो, जिस प्रकार का उपमान हो, उसी प्रकार का अनुदित पाठ में भी अभिव्यक्ति शैली, अलंकार, उपमान सब कुछ हो जाए तो वह क्या कहलाता है? ए है रूपधर्मी अनुवाद, बी है पाठ धर्मी अनुवाद, सी है दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी पाठ धर्मी अनुवाद। यानी मूल पाठ का संप्रेष्य अनुदित पाठ में उसी तरीके से हो जाए जिस प्रकार से मूल पाठ है तो उसे पाठ धर्मी अनुवाद कहा जाता है। यानी पाठ का सीधे सीधे अनुदित पाठ में अनुवाद हो गया है। अगला प्रश्न है, एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा के समानार्थक पाठ्य सामग्री से प्रतिस्थापित करना ही अनुवाद है। यह कथन किसका है? ए कैटफोर्ड, बी है न्यूमार्क, सी है नाइडा और डी है पटनायक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी कैटफोर्ड। यानी ऊपर जो परिभाषा दिया गया है, एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा के समानार्थक पाठ्य सामग्री से प्रतिस्थापित करना ही अनुवाद है। यह परिभाषा जो है कैटफोर्ड द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे अनुवादक का गुण है? यानी इनमें से एक अच्छे अनुवादक के अंतर्गत कौन कौन से गुण होने चाहिए? ए लोकोत्तर मेधा और आनंद कौशल, बी है अनुवाद विधा का पूरा ज्ञान, सी है व्याकरण का ज्ञान और डी है उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। यानी ऊपर का जो तीनों ऑप्शन है ये एक अच्छे अनुवादक के गुण हैं। यानी एक अच्छे अनुवादक में लोकोत्तर मेधा होना चाहिए और आनंद कौशल भी होना चाहिए, अनुवाद विधा का पूरा ज्ञान होना चाहिए और व्याकरण का भी उसे पूरा ज्ञान होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनुवाद का महत्व है? यानी इनमें से अनुवाद का महत्व कौन है? यह है भाषा शक्ति में संवर्धन, यानी अनुवाद जो है भाषा शक्ति में संवर्धन करती है यानी वृद्धि करती है। बी है अनुवाद ज्ञान का प्रसार करता है, सी है राष्ट्रों के मध्य सद्भाव में वृद्धि, यानी अनुवाद जो है राष्ट्रों के मध्य सद्भाव में वृद्धि करता है, डी है उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। यानी ऊपर के जो तीनों ऑप्शन हैं वो तीनों अनुवाद के महत्व हैं, क्योंकि अनुवाद जो है भाषा की शक्ति में वृद्धि करती है, ज्ञान का प्रसार करती है और राष्ट्रों के मध्य सद्भाव में वृद्धि करती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।